पढ़ाना, कुछ बच्चे भुट्टा बेचते थे, कुछ बेचते थे, उनसे जाके बात की, उनसे मिली, पता चला वो पीछे झुग्गियों में रहते हैं। मैं उन लोगों को अप्रोच करती थी जो कहीं नहीं पढ़ पाते हैं, शर्म आती है या पैसे की वजह से। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ आपके साथ आमना फारूक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ब्लेसिंग्स एनजीओ के अंदर। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इस एनजीओ की ओनर और फाउंडर निशात हाशमी जी, और उन्हीं के साथ हैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मुस्कान अब्बास जी। ये 8 साला सफ़र उनका कैसा रहा? ये एनजीओ 2015 में अमल में आया। उसके बाद उन्होंने इस एनजीओ को चलाने के लिए क्या उतार चढ़ाव देखे, क्या मुश्किलें उन्हें पेश आईं, क्या आसानियां उन्हें फराहम की गईं, ये सब जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। निशात जी, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये जो एनजीओ है ये तश्कील में कब आया? मतलब क्या इसके पीछे का प्लान था, आइडिया था, ये क्या इसके आपने जो अमल में लाई? ये हमने 2000 जैसे आपने बताया 2015 में स्टार्ट किया था। तो ये अमल में आने का जब मैंने स्टार्ट किया था तब ऐसे कोई प्लानिंग नहीं थी कि हम एनजीओ स्टार्ट करेंगे। तब मैं शादी हो के बहुत फ्री हो गई थी, टाइम बहुत रहता था, तो अकेले रहती थी। तो मुझे लगा कि क्यों ना इस टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए। तो जब मैं जॉब में थी या जब अपने करियर में थी तो मुझे लगता था कि अगर मैं कभी इस काबिल बनी कि मैं दूसरों को इस चीज़ में हेल्प कर पाऊँ, सपोर्ट कर पाऊँ, तो मैं ज़रूर करूँगी। तो वो अपॉर्चुनिटी मुझे शादी के बाद मिली, और उसके बाद हस्बैंड ने भी पूरा सपोर्ट दिया कि ठीक है, यू कैन डू वट एवर यू वांट टू डू। तो मैंने एरिया के ऐसे बच्चों को, लेबर जो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व थे, उनको लेके पढ़ाना स्टार्ट किया, ये सोच के साथ कि इन्हें वो एजुकेशन दे पाऊँ जो प्राइवेट स्कूल्स में और बहुत अच्छी एजुकेशन होती है जो इन लोगों तक नहीं पहुंच पाती। तो तब मैंने स्टार्ट किया उन लोगों को पढ़ाना। कुछ बच्चे भुट्टा बेचते थे, कुछ बेचते थे, उनसे जाके बात की, उनसे मिली, पता चला वो पीछे झुग्गियों में रहते हैं। तो ये स्टार्ट वहाँ से हो गई जर्नी। फिर जब बच्चों को पढ़ते हुए देखा तो आसपास के और लोगों ने अप्रोच किया कि बाजी हम भी पढ़ा लें, हम भी पढ़ा लें। तो ये मैंने बच्चों को बिल्कुल फ्री में और बेस्ट एजुकेशन देने की पूरी कोशिश की। तो अभी 8-10 सालों में मैंने इतने सारे हज़ारों बच्चों को पढ़ाया कि अब मुझे खुद भी याद नहीं है। हर जगह मेरे स्टूडेंट्स मिलते हैं, मैं किसी कोचिंग जाती हूँ, कहीं जाती हूँ, मैं उन लोगों को अप्रोच करती थी जो कहीं नहीं पढ़ पाते हैं, शर्म आती है या पैसे की वजह से। तो उसमें हाउस वाइफ्स होती थी, स्कूल ड्रॉप आउट लड़कियाँ थीं, और वो बच्चे थे जो नहीं कहीं ट्यूशन वगैरह कर पा रहे थे। वो चाय वाले के बच्चे हो गए, रिक्शे वाले के बच्चे हो गए। तो ये है, तो ऐसे ही स्टार्ट हो गया। और स्टार्टिंग में मुझे पता भी नहीं था एनजीओ क्या होता है, वो बस ऑटोमेटिकली सब होता गया। और 3-4 साल मुझे ये समझने में लगे कि एनजीओ क्या होता है, कैसे काम करता है। इसलिए 8 सालों तक अभी तक हमें कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला, क्योंकि हमें ये समझ ही नहीं आया था कि इसमें करना क्या है। हम प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मुस्कान अब्बास से भी बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका सफ़र कैसा रहा। मैंने ब्लेसिंग्स एनजीओ लास्ट 2nd मंथ में ज्वाइन करा था। अभी मुझे यहाँ पर 2 महीने हुए हैं, और मेरा यहाँ का सफ़र बहुत अच्छा और बहुत अलग रहा है। जैसे आजकल लोग हमें एनजीओ में रख लेते हैं लेकिन इतना काम नहीं करते हैं, या हमसे ऐसे कुछ काम कराते हैं जिसमें हम कंफर्टेबल नहीं होते हैं, बट मैम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हैं। अच्छा, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, क्या आपने अपने एनजीओ को सरकारी फ़ंड्स दिलाने की कोशिश करी है? क्योंकि गवर्नमेंट बहुत से ऐसे फ़ंड्स एनजीओ को प्रोवाइड करती है, तो क्या आपने ये कोशिश करी अपने एनजीओ के लिए? हाँ, अभी 3-4 साल से हम ट्राई कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स के लिए। हमने महिला थाना, एमएसएमई स्कीम्स और काफ़ी सारी ऐसे प्रोजेक्ट में कोशिश की है एंट्री लेने की, बट अभी तक हम नाकामयाब हैं। हो सकता है यहाँ पे रेफरेंसेस चलते हैं शायद इसलिए, या फिर कुछ भी रीज़न हो सकता है, बट अभी तक हमें कोई प्रोजेक्ट मिला नहीं है। हमने अप्रोच किया है बट। ओके, पिछले 8 साल का सफ़र कैसा रहा? तो शुरुआत कैसे हुई? बहुत अमेजिंग रहा। देखिए, एक मैं ये बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं एक टीचर बनी। टीचर वो प्रोफेशन होता है कि शायद जो और प्रोफेशन को बनाता है। तो जब एक आप अपने स्टूडेंट्स को डेवलप होते हुए देखते हैं, आगे बढ़ते हुए देखते हैं, उसे कहीं पहुंचते हुए देखते हैं, तो अंदर ये एक इमोशन होता है, एक फीलिंग होती है, और जो टीचर ही फील कर सकता है। तो ये सफ़र हम कह सकते हैं कि शायद हम डेवलपमेंट ना हुए हो, कोई बात नहीं, हमें प्रोजेक्ट्स नहीं मिले, फ़ंड नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, लेकिन हमारे जो बच्चे हमसे जुड़े रहे, वो जो कहीं कहीं पहुंच गए, ये हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। जी, मुस्कान, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्राइटेरिया क्या है जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं? एडमिशन का क्या प्रोसेस रहता है यहाँ पे, तो वो बताइए ज़रा। यहाँ पर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पर बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, तो हम यहाँ पर बिल्कुल नर्सरी से भी क्लासेस लेते हैं, फर्स्ट की लेते हैं टिल 9। एंड अभी हम लोगों ने कुछ टाइम पहले 9th 10th एंड 12th का भी शुरू करा है, एंड हम बीए प्राइवेट की भी क्लासेस लेते हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पे ज्वाइनिंग का कोई ऐसा क्राइटेरिया कुछ नहीं है। यहाँ पर जो बच्चा बस पढ़ने की उम्मीद के साथ आए कि हमें आगे कुछ बनना है, फिर यहाँ पर जो दिल चाहता है बच्चा जब आता है यहाँ पर, हम फ़ौरन उसका एडमिशन लेते हैं, उन्हें पढ़ाना शुरू करते हैं।
होते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं बच्चों का, एंड हम उन्हें इंग्लिश क्लासेस भी लेते हैं। हम यहाँ पे पढ़ने आते हैं, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है और ट्यूशन के बाद हमारी यहाँ पे इंग्लिश क्लास होती है। तो मैम आप मुझे ये बताइए कि आप एक वहाँ पे बता रहे हैं कि मेडिकल हेल्थ भी आप प्रोवाइड करते हो, तो उसमें क्या आप मतलब किस तरह की बेदारी पैदा कर रहे हैं लोगों में? मेडिकल हेल्थ पे तो हमने इतना बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है, लेकिन अवेयरनेस पे हम काम करते हैं। उसमें हम काफ़ी सारी वर्कशॉप और सेमिनार्स टाइम टू टाइम अरेंज करते रहते हैं। तो ये बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, इनकी फ्यूचर प्लानिंग है कोई? फ्यूचर प्लानिंग हमारी यही रहती है कि पहले तो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर जो छोटे बच्चे हैं उनका हम एडमिशन कराते हैं WS के थ्रू, या कोई हमें अगर फ़ंड मिल जाए या कोई उसकी फ़ीस स्पॉन्सर करते तो अच्छे स्कूल्स में। और जो नॉन स्कूल ड्रॉप आउट लड़कियां होती हैं उसमें हाउस वाइफ्स भी हैं। यहाँ पे बहुत सारी हाउस वाइफ्स ने 10th 12th भी की है, तो हम उनको ड्रॉप आउट को 10th 12th प्राइवेट कराते हैं, उन्हें पूरा सपोर्ट और गाइडेंस देते हैं। हमारी फ्यूचर प्लानिंग भी यही है कि हम एक ऐसा काउंसलिंग का एक सेटअप डाल दें सेंटर, कि यहाँ पे जो प्राइवेट के बच्चे हैं जिन्हें पता ही नहीं कि कहाँ असाइनमेंट लेना है, कब सबमिट करना है, ऑनलाइन प्रोसेस क्या है, ऐसे बहुत सारे FAQs उनके होते हैं, तो हम उनको वहाँ पे एक गाइडेंस दें, श्योरिटी दें। तो क्या लोगों ने यहाँ पे कुछ इमदाद करी है? जैसे आपने शुरुआत करी तो लोगों से क्रिटिसिज्म फेस किया या फिर लोगों ने सपोर्ट किया, हौसला अफजाई करी? दोनों तरह के लोग हैं जो हौसला अफजाई भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। इमदाद का तो ऐसे कुछ खास हमारे NGO में है नहीं, हम कभी फंड रेज भी नहीं करते, ना हम कभी फंड रेजिंग के लिए कोई पोस्ट डाल दें या कुछ करते हैं। कभी बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं या कोई कुछ ऐसा अर्जेंट केस आ जाता है कोई बीमारी का या फीस का, तो हम रिक्वेस्ट डालते हैं, तो छोटा इमदाद आती है तो उससे हम वो हेल्प करते हैं। तो मुस्कान, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे लड़कियों को देखा जाता है सोसाइटी में 12th के बाद नहीं पढ़ने दिया जाता, आगे कॉलेज में नहीं जाने दिया जाता, तो क्या यहाँ पे आप लोग लड़कियों की तालीम को तरजीह देते हैं? जी बिल्कुल, हम यहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की भी क्लासेस रखते हैं, और उनके साथ साथ हम उनके पेरेंट्स को भी यहाँ बुलाते हैं, ताकि हम उन लोगों को बता पाएँ कि कितना ज़रूरी है इस टाइम पे लड़कियों को पढ़ाना, लड़कियों के लिए कितना ज़रूरी है इस टाइम पे इंडिपेंडेंट होना, स्ट्रॉन्ग होना। एम्प्लॉयमेंट का क्या है? जैसे आप लोग यहाँ पे एजुकेशन तो दे देते हैं और उसके बाद बच्चा एक काबिल हो जाता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट का क्या है? और लड़कियों के लिए ज़्यादा मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए आप क्या अवसर उन्हें देती हैं? देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ऐसी सोसाइटी से लोग आते हैं जो ऑर्थोडॉक्स आप कह सकते हैं होती हैं, कि दूर नहीं भेजना, वहाँ नहीं भेजना, रात को नहीं भेजना, है ना। तो हम कोशिश करते हैं कि हम उन्हें ऐसी स्किल बेस्ड ट्रेनिंग कराएं कि उन्हें वो घर से काम कर सकें। लॉजिस्टिक का खर्चा बच रहा है, टेंशन बच रही है, आपको सिर्फ एक स्किल चाहिए कि आप क्या अच्छा बनाते हो, उसे आप दूसरों को सेल कर सकते हो या नहीं, हमें सिर्फ ये देखना है। तो आजकल हमारा यही फोकस है कि हम लड़कियों को, औरतों को, लड़कों को, सबको ये चीज़ें सिखाते हैं कि आप अपने अंदर देखो कि आप किस चीज़ में परफेक्ट हो, आप क्या बना सकते हो अच्छा। जैसे ये स्टूडेंट्स बैठी हैं, ये वेस्ट पेपर से वो हैंडमेड शीट बनाती हैं, वो हम फिर कॉलेजेस में बच्चों को देते हैं, उसके हम बुक मार्क बनाते हैं, नोट्स, बैग नोट्स बनाते हैं, ये सब अच्छे सेल होते हैं वो, और इन्हें घर बैठे अच्छी अर्निंग हो रही है। मैं यहाँ से मतलब बचपन से मतलब पहले मैंने इंग्लिश स्टार्ट करी, फिर उसके कुछ दिन बाद मैंने यहाँ पे सिलाई करी थी हीना मैम से, फिर उसके बाद मतलब मुझे वो दिया गया, मतलब वेस्ट पेपर से बनाने के लिए दिया गया। अब फिर जब से मैं यहाँ पे मतलब जुड़ी हुई हूँ। और ऐसी हमारे और भी वर्कशॉप्स चलती रहती हैं, कैंडल मेकिंग की चलती है, अभी हमने बैग और पाउच मेकिंग करना सिखाया, वो लड़कियाँ घर से बना के सेल कर रही हैं, औरतें कर रही हैं। तो इतना कुछ है करने को, आप ही के लिए तो है। आप बैठ के अगर ब्लेम गेम खेलें तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। ये थी हमारे साथ निशात हाशमी जी और मुस्कान प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मुस्कान अब्बास, जिन्होंने हमें अपने सफ़र के उतार चढ़ाव, सफ़र का आगाज़, सब के बारे में अपनी ज़बानी अपनी कहानी बताई। ऐसे ही कहानियों के लिए देखते रहिए आवाज़ द वॉइस।